तो जी हाँ, हम बात कर रहे थे पीछे कि थोड़ी टेक्निकल इश्यू आ गया था, तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1 जो सिद्धांत था वो हमने किया था स्वाभाविकता का सिद्धांत। ठीक है, तो अब हमारे सामने क्रमानुसार सिद्धांत हम बताने जा रहे हैं। नंबर 2 रुचि का सिद्धांत, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम एक बार देख लेते हैं कि सिद्धांत कौन कौन से हैं। नंबर 2 है रुचि का सिद्धांत। नंबर 3 अभ्यास, आवृत्ति एवं प्रयोग का सिद्धांत। नंबर 4 क्रियाशीलता का सिद्धांत। नंबर 5 अनुपात तथा क्रम का सिद्धांत। नंबर 6 अभिप्रेरणा का सिद्धांत। नंबर 7 व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। नंबर 8 समवाय का सिद्धांत। नंबर 9 है प्रयत्न का सिद्धांत। और नंबर 10 है लेखन कार्य से पूर्व मौखिक कार्य का सिद्धांत। और नंबर 11 बोलने और लिखने के में सामंजस्य का सिद्धांत। ये फिलहाल आप सबको पता है कि बोर्ड की एक सीमा है, तो हम एक बार 9 सिद्धांतों के बारे में ही बात करते हैं। उसके आगे हम बात करेंगे अन्य सिद्धांतों की। और ये सिद्धांत कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मनोविज्ञान से लगभग संबंध रखते हैं। और इसीलिए मैंने आपको कक्षा की शुरुआत में ही कहा था कि यह जो विषय का अध्ययन है यह लगभग भाषा के मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी काम करता है। और आप सबको पता है कि आपके रीट में टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एटीट्यूड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ से कवर होंगे। तो इस चीज को हल्के में न ले और बड़ी संजीदगी से आप पढ़ें, क्योंकि आप जितनी ईमानदारी से आपका पढ़ने का काम करेंगे उतनी ही ईमानदारी से आपको रिजल्ट मिलेगा। सफलता कभी भी एक तरह से खुद को धोखा देने से आप प्राप्त नहीं कर सकोगे। आपको इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, और यह आपके पेपर में जरूर काम आएगा। तो अब हम बात करते हैं रुचि का सिद्धांत। कहते हैं कि सबसे पहले भाषा शिक्षण में अगर कोई चीज जरूरी है तो वह है स्वाभाविकता। स्वाभाविकता का मतलब एक बार मैं और क्लियर कर देती हूँ कि भाषा का प्रयोग स्वाभाविक होना चाहिए, लयात्मक होना चाहिए। विद्यार्थी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसमें कोई बड़ी बात है या यह मेरे लिए मुश्किल है। आपको अध्यापक को सबसे पहला नियम है कि यदि उसको अपने विद्यार्थियों को भाषा शिक्षण करना है तो वह उन शब्दों को बड़े स्वाभाविक रूप से अपने उच्चारण में लाए। और आपको कहते हैं कि भाषा उच्चारण का विषय, अनुसरण का विषय है। आप 1 महीने अंग्रेजों में रह जाए, आपको अपने आप आपकी जो टंग है वो उस हिसाब से चलने लग जाएगी। आप 1 महीने समाचार सुन लीजिए, इंग्लिश सुन लीजिए, हिंदी सुन लीजिए, संस्कृत सुन लीजिए, आपको उस भाषा के शब्दों पे पकड़ बननी शुरू हो जाएगी। तो भाषा अनुसरण का विषय है, तो स्वाभाविक रूप से आपको अपने विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का अनुसरण करवाना है। नंबर 2 रुचि का विषय। बिल्कुल देखिए कि बिना रुचि के मुझे यह नहीं लगता कि कोई भी विषय का अध्ययन या अध्यापन हो सकता है। यदि अध्यापक की रुचि न हुई पढ़ाने में तो भी बात नहीं बनेगी, और अगर विद्यार्थी की अध्ययन करने में रुचि नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी। और रुचि का सिद्धांत कहता क्या है? रुचि का सिद्धांत हमें यह बताता है कि जिस उप विषय को हम संप्रेषित करने जा रहे हैं, विद्यार्थियों को बताने जा रहे हैं, उससे पहले विद्यार्थियों का मनोबल बनाएं, उनकी रुचि पैदा करें। उनको चाहे किसी कथानक के माध्यम से, किसी कहानी के माध्यम से, किसी सहायक उपकरण के माध्यम से। जैसे आपने देखा होगा टिप्पी में आपको बार बार चार्ट का प्रयोग करने का कहा जाता है, मॉडल का प्रयोग करने का कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज में आप इन चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते, लैंग्वेज में भी आप कर सकते हैं। आप कलरफुल ड्राइंग का प्रयोग कर सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार के बोर्ड पर भी आप विभिन्न प्रकार के चौक के माध्यम से भी बच्चों की रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। नीरसता से हम किसी भी
विषय से जुड़ नहीं पाते। तो रुचि का सिद्धांत हमें यह कहता है कि सर्वोपरि सर्वप्रथम स्वाभाविक रूप से बच्चों को भाषा से अवगत करवाया जाए। उसके बाद जो दूसरा एक अध्यापक का कर्तव्य बनता है वह है कि उस विषय में उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए। क्योंकि आप 3 घंटे की मूवी रुचि के आधार पे ही देख लेते हो और आपको पता भी नहीं लगता कि आपके 3 घंटे कब निकले। लेकिन यही सेम यदि आपको किसी विषय को पढ़ना पड़े 3 घंटे, तो ये बात सुनते ही आपके दिमाग में ऐसे हो जाएगा कि संभव कैसे है। तो वो संभव एक ही तरीके से है। रुचि जो नियम है कक्षा का, वो आपका सिद्धांत है भाषा का, वह बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो हर प्रत्येक अध्यापक के लिए, और आप भावी अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस सिद्धांत को गांठ बांध ले कि आपकी जो कक्षा है वो रुचिपूर्ण होनी चाहिए। इसके बाद अभ्यास, आवृत्ति एवं प्रयोग का सिद्धांत। अब आवृत्ति होता है दोहराई, दोहराना। अब ये कहते हैं पहले आपने स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया, फिर आपने रुचि उत्पन्न की, रुचि के बाद आप विद्यार्थियों से निरंतरता पूर्वक अभ्यास करवाएं, उन चीजों को दोहराएं और प्रयोग करें। जैसे आपने, अगर आपको याद है तो हमारी प्राइमरी कक्षाएं होती थी, 2 ग्रुप बन जाते थे, इधर से पाड़े बोलते थे, फिर बच्चे इधर से पाड़े बोलते थे, फिर इधर से वो एक तरह से रुचि भी बन जाती थी और उसमें अभ्यास होता था। आवृत्ति यानी बार टीचर क्या कहते थे, 5 बार दोहराओ, 10 बार दोहराओ, तो वो दोहराई होती थी। और प्रयोग, और वो एक तरह से प्रयोग होता था कि किस विधि से बच्चे ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। तो एक अध्यापक को हमेशा एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, उसको कोई भी चीज की अभ्यास और आवृत्ति का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभ्यास से ही बात सीखी जा सकती है। जैसा कि महर्षि वो पाणिनि ने एक वो कथानक आता है कि कुछ महिलाएं मटके से पानी निकाल रही थी कुएं से, और बार बार वो रस्सी आ जा रही थी तो सीमेंट पे निशान हो गया था। तो उन्होंने कहा था रसरी आवत जाते सिल पर परद निशान। तो वही बात है कि अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से आप किसी भी विषय में पारंगत हो सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरी है कि आपको उसके लिए मेहनत और अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार आपको दोहराना पड़ेगा, और आपको उन विषयों को प्रयोग, यानी आप किसी चीज को सीख कर अगर कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो वो आपके दिमाग से निकल जाएगी। इसलिए कहते हैं प्रयोग का, यानी बार बार उन पढ़ी हुई चीजों को आप उपयोग करें किसी न किसी माध्यम से। यह आता है अभ्यास नंबर, आपका सिद्धांत नंबर 3। अब हम बात करते हैं सिद्धांत 4 की, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रिया का मतलब होता है कार्य, लेकिन क्रियाशीलता जो शब्द है उसका मतलब होता है निरंतरता पूर्वक, यानी आपको क्लास में क्रियाशीलता बनाए रखनी पड़ेगी। आपको निरंतर, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चिड़िया को चटका कहा और 2 महीने के लिए उस शब्द को छोड़ दिया, नहीं। आप में निरंतरता होनी चाहिए और क्लास में क्रियाशीलता, यानी क्लास में कोई न कोई कक्षा में गतिविधि चलती रहनी चाहिए। जैसा कि आप अभी देख लो कि मैं आपको निरंतर बता रही हूँ, और अगर बीच में 5 मिनट में ऐसे ही खड़ी हो जाऊं तो क्या आप लगातार क्लास में बने रहेंगे? नहीं बने रहेंगे। तो इसीलिए क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है वह भी बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है कि हमारी जो क्लास है उसमें गतिविधि कोई न कोई होनी चाहिए। उस गतिविधि के माध्यम से ही क्लास में क्रियाशीलता बनी रह सकती है। अब हम अगली क्लास में आगे के सिद्धांतों पे बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।